दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के हालिया बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा का आगाज कर दिया है। यह सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर के विवादित बयानों से महागठबंधन के घटक आरजेडी और जदयू के बीच जिस तरीके से रस्साकसी की स्थिति बन गई है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बयान के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से चर्चा तेज हो गई है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। कल पटना पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से कहा कि जदयू में जो जितना बड़ा नेता है, बीजेपी नेताओं से उतना ही ज्यादा करीब है। जी हाँ, दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात पर मीडिया ने जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया तो फिर उन्होंने ये बात कही है। जहाँ रूटीन चेकअप कराने गए उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने मुलाकात की थी। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की गई है। इसके बाद एक चर्चा उठने लगी है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ करके बीजेपी का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। जब कुछ दिनों से उपेंद्र कुशवाहा के जैसे बयान आ रहे थे, उससे लग रहा था कि वे जदयू के शीर्ष नेतृत्व से खफा है। डिप्टी सीएम बनने की उनकी चाहत पर नीतीश कुमार ने सिरे से विराम लगा दिया। जहां एक बयान में उन्होंने कहा था कि उन्हें पवेलियन में रख दिया गया है, या जिस काम के लिए आए थे वह नहीं किया जा रहा है। शरद यादव के निधन पर श्रद्धांजलि के बहाने भी उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया था। इन हालातों में बीजेपी नेता से मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद उनके द्वारा जदयू छोड़ करके बीजेपी में फिर शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय आधारित गणना का पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हो गया है, लेकिन पटना, भागलपुर समेत कुछ जिलों की अंतिम रिपोर्ट अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। यह सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में सभी जिलों के डीएम से भी कहा कि वे एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट को परख लें और जिन निकायों में कहीं कुछ गड़बड़ी प्रतीत होती है तो फिर उसे सुधार करके रिपोर्ट भेजें। इसकी मुख्य वजह गणना के दौरान कुछ एक इलाके के घरों और फिर इसमें रहने वाले परिवारों का छूट जाना तथा रिपोर्ट तैयार करने में कुछ गलती होना है। ऐसे सभी जिलों और फिर नगर निकायों को 25 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करने की मोहलत दी गई है। दोस्तों एक समय था जब कोसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती थी। जब कोसी के इन इलाकों से हर दिन चीनी मिल तक गन्ने की रेक पहुंचती थी। कोसी के सहरसा क्षेत्र के खेतों में पहले गन्ने की फसल लहलहाती थी। जब खेत में गन्ने लहलहाते थे, किसानों के घर में इस फसलों से खुशियां बरसती थी। गन्ने की खेती के बल पर यहाँ के किसान बच्चों की पढ़ाई से लेकर के बेटी के हाथ पीले करने तक की योजना बनाते थे। जीविका का ये सबसे बड़ा जरिया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जब बीते 2 सालों में किसानों का गन्ना की खेती से मोहभंग होने लगा है। जब परेशानियों की वजह से कोसी के इन इलाकों में गन्ने की खेती भी थम गई है। जब बीते 2 सालों में गन्ने की फसलों पर कीड़े का प्रकोप बढ़ गया है। जब हाल यह है कि खेती की लागत भी ये किसान नहीं निकाल पाते हैं। आमदनी तो बहुत दूर की बात है, गन्ने की फसल में कीड़ा लगने से जीविका चलाने तक मुश्किल हो गया है। लागत अधिक, फायदा कम होने से किसानों का गन्ने की खेती से मोहभंग हो रहा है। हालांकि कोसी क्षेत्र के मुख्यालय सहरसा में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, लेकिन जिस मकसद से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है वह मकसद किसानों तक पहुंचते पहुंचते मौन हो गया है। इसीलिए कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये अधिकारी कहते हैं कि जानकारी के अभाव में किसान गन्ना की फसलों पर गलत कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे किसानों को घाटा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बदहाल किसान को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? यह गन्ने की फसलों में कीड़े लग रहे हैं, लेकिन किसानों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। लागत ज़्यादा, पैदावार कम होने से किसानों को परेशानी हो रही है। यह तमाम पहलुओं से ऊपर उठ करके किसानों के हित में काम करना होगा। यहाँ गन्ने की खेती बीमारियों की बलि चढ़ गई है। कृषि अधिकारी अपनी नाकामी छिपाने के लिए जिम्मेदार किसानों को ही ठहरा रहे हैं, लेकिन तमाम पहलुओं से ऊपर उठ करके किसानों के हित में काम करना होगा। या वे गुड़ जिसकी खुशबू से सीमांचल की पहचान हुआ करती थी, उसे फिर से लाना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी राजद नेता तेजस्वी यादव के ऊपर आई है, तब से वे बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी और फिर सुधार को लेकर के लगातार कार्य कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य विभाग लगातार कर्मियों की निगरानी और फिर अस्पताल की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के चिंतित दिख रही है। इसी कड़ी में अब मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के 12 जिलों के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी रेगुलर ड्यूटी पर है या नहीं, इसकी निगरानी जीपीएस से की जाएगी। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के मोबाइल में लगा जीपीएस उनके लोकेशन की जानकारी देगी। स्वास्थ्य विभाग जीपीएस के जरिए ही ये जानकारी इकट्ठा करेगी कि सुबह से लेकर के रात तक जिन डॉक्टरों की ड्यूटी एक निर्धारित वार्ड में लगा है वे कितने बजे अस्पताल आते हैं और कितने बजे अस्पताल से जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जहाँ दिन के साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहाँ हालांकि बिहार के सभी जिलों में अभी भी कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना, गया सहित आधा दर्जन जिलों में सुबह के समय घना कोहरा हो रहा है और इस दौरान दृश्यता भी 30 से 50 मीटर के बीच देखी गई है। जहाँ वहीं दिन के समय में भी धुंध की स्थिति रही है। जहाँ वहीं उत्तर बिहार के सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, मधुबनी सहित 19 जिलों और फिर भोजपुर, रोहतास, बक्सर, अरवल सहित 7 जिलों में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला और फिर दिन के समय मौसम साफ हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अभी अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर होते हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और फिर बिहार के तटवर्ती इलाकों तक विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के साथ ही घने कोहरे का प्रभाव रहेगा। ये स्थिति अगले 2 दिनों तक रहने की संभावना है। साथ ही रात और फिर दिन का तापमान भी सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। जब 25 जनवरी को दिन और फिर रात के तापमान में विक्षोभ की सक्रियता की वजह से बढ़ोतरी होगी। इससे ठंड से और राहत मिलने के अनुमान है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के विवाद छिड़ गया है। जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस में खुल करके दलितों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है। करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। ये ग्रंथ बकवास है, इसीलिए सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद दूसरे पार्टियों ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया है और लिखा है कि प्रतिबंध इस तरह की घटिया और बेहूदी बयानबाजी करने वाले मूर्धन्य नेताओं पर लगाम लगनी चाहिए, जो रोज हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने को ही अपनी बहादुरी समझते हैं। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने ट्वीट करते कहा कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी श्री रामचरितमानस को प्रतिबंधित की बात कर रहे हैं। बेटी भाजपा से सांसद है, क्या बेटी भी सहमत है? याद है सपा के ही एक नेता ने श्री राम जी को काल्पनिक बताया था, तो फिर श्री अखिलेश यादव जी पार्टी से निष्कासित कर दिए थे। क्या अब इसको भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, बांका, मुंगेर, भागलपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। जी हां, इसकी जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। खबर के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी युक्त हवा चलने से बिहार के कई जिलों में बादलों का आना जाना जारी है, जहाँ वहीं कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड में वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पटना, रोहतास, भभुआ, गया, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, औरंगाबाद, अरवल, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया में हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं पछुआ हवा 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 26 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 26 जनवरी के बाद मौसम में परिवर्तन होने से तापमान में बढ़ोतरी होगी और ठंड का प्रकोप भी धीरे धीरे कम होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग किसी भी जमीन का पुराना रिकॉर्ड फ्री में निकाल सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन का रिकॉर्ड निकालने के लिए बिहार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक वेबसाइट पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल से आप जमीन का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में किसी भी जमीन खरीदते और बेचते समय जमीन मालिक का नाम पता करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा वेबसाइट पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल पर जमीन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन का पुराना रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपको अपने राज्य की राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर के जमीन से संबंधित जानकारी देनी होगी। इसके बाद आप जमीन का रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो वेबसाइट है bhumijankari.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ये काम कर सकते हैं।
दोस्तों, बात करते हैं कि आज के वर्तमान समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। ऐसे में लोग आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए विटामिन युक्त चीज़ों का सेवन करें ताकि आंखों की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में बच्चे मोबाइल और फिर कंप्यूटर के सामने ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसका असर आंखों की रोशनी पर देखने को मिल सकता है। जहाँ बच्चों पर इसका ज़्यादा असर होता है, यानी कि बच्चों पर ही इसका असर होता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए डाइट्स में 5 चीज़ों का अवश्य शामिल करवाएं ताकि आंखों की रोशनी बेहतर रहे। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए 5 चीज़ों का आप कौन कौन सा सेवन करेंगे, कौन कौन ऐसा 5 चीज़ है जो आपको सेवन करना चाहिए, वो है सबसे पहले पालक। जहाँ आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पालक का सेवन करें। पालक आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार होता है। उसके बाद आंवला। दरअसल आंवला में आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपको गाजर का सेवन करना होगा। तो आपको बता दूं कि गाजर में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। उसके बाद मछली के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो आंखों के लिए वरदान साबित होता है। इससे आंखों की रोशनी बेहतर रहती है। बादाम के बारे में बात करते हैं। तो बादाम में कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इससे आंखों की रोशनी भी अच्छी रहती है। दोस्तों, बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा। जी हाँ, अगर उसे आधार से लिंक नहीं किया गया है तो आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में ट्वीट करके बताया है कि सभी पैन धारक जो नोटिफिकेशन नंबर 37/2017 के मुताबिक छूट वाली कैटेगरी के तहत नहीं आते हैं और जिन्होंने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उससे ऐसा तुरंत करने की रिक्वेस्ट की जाती है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर लिंक नहीं किया गया तो फिर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। जहां उन्होंने कहा है कि देर ना करें, आज इसे लिंक करें। आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो फिर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जहाँ पैन को आधार के साथ लिंक करने की डेडलाइन को इससे पहले कई बार आगे बढ़ाया गया है और जहाँ पैन और फिर आधार को लिंक करने की डेडलाइन अब 31 मार्च 2023 है। अगर आपने अभी भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो फिर आप www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं। वहाँ जाकर के आपको 1000 रुपये की फ़ीस का भुगतान करके दस्तावेजों को लिंक करना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि पैन और फिर आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि महागठबंधन की सरकार में सहयोगी बनी आरजेडी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देकर के बिहार की सियासत को गर्माहट दे रहे हैं। आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पहले रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। इसके बाद मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर की विवादित टिप्पणी की और फिर अब आरजेडी कोटे के ही मंत्री आलोक मेहता ने स्वर्ण जाति के लोगों को अंग्रेजों का पिट्ठू और दलाल बताया है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ऐसा बयानों का लगातार विरोध भी कर रही है। जब पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर के जेडीयू और फिर आरजेडी दोनों आमने सामने आ गए थे। मंत्री आलोक मेहता के बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि मंत्री आलोक मेहता पहले इतिहास की जानकारी ले लें तब इस तरह का बयान दें। उन्होंने कहा है कि कोई हमारे पूर्वजों को अपमानित करें, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। स्वर्ण जाति के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई में अपने खेत खलिहान को बेच डाला और कारावास में अपनी जिंदगी बिता दी। बिहार स्वतंत्रता सेनानी के बेटों का बिहार है। मंत्री आलोक मेहता का बयान दुखद और अपमानजनक है। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि आरजेडी के नेता बिना किसी जानकारी के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आलोक मेहता को पता होना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई जाति के आधार पर नहीं लड़ी गई थी। आज़ादी की लड़ाई में सभी समुदाय के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। जब कुछ भी बोलने से पहले देश का आज़ादी की लड़ाई की जानकारी ले लेनी चाहिए। जब मंत्री आलोक मेहता का बयान दुखद और अपमानजनक है। किसी के पूर्वज को कोई सार्वजनिक रूप से अंग्रेजों का दलाल कह दे, ये किसी को अधिकार नहीं है। स्वर्ण जाति के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई में अपने खेत खलिहान को बेच दिया और कारावास में अपनी जिंदगी को बिता दिया था। जब बिहार स्वतंत्रता सेनानियों के बेटों का बिहार है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 13वां दिन दरभंगा और फिर मधुबनी जिले में रहा। जहां आज पद यात्रा में केवटी दरभंगा से बेनीपट्टी मधुबनी तक 26 किलोमीटर की दूरी कांग्रेस जनों ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास के नेतृत्व में किया है। यह कार्यक्रम में आज पूर्वाह्न केवटी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने झंडा उत्तोलन किया। झंडा उत्तोलन के
बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा कि मोहब्बत, भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देती इस भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के दिलों में मोहब्बत का पैगाम दिया है। मिथिलांचल में भारत जोड़ो यात्रा को जनता का अपर समर्थन प्रेम मिला है। जी हाँ, जिसके लिए दरभंगा और फिर मधुबनी की आम जनता और कांग्रेस जनों को धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में भाईचारे के धागे से पिरोया है। दोस्तों, बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाली रोहिणी आचार्य कई मुद्दों पर ट्वीट करती है। आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी है। लेकिन एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर के काफ़ी भावुक नजर आई। रोहिणी आचार्य ने रविवार को ट्वीट करते हुए लालू यादव पर घोटाले के आरोपों को लेकर के फिर से शुरू की गई जाँच पर कई सारी बातें कही है और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर भी शेयर की है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि लालू जी को झूठे केस मुकदमे में फंसाने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो घोटाले के जनक थे वह बरी हो गए और जिन्होंने घोटाले को उजागर किया वही मुजरिम हो गए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लालू जी का क्या कसूर था, यही ना कि गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना, वर्षों से जो दबे कुचले वंचित थे उनको सम्मान से जीने की प्रेरणा देना, अपना हक और फिर अधिकार की आवाज़ बुलंद करना, बस यही तो किए थे लालू जी ने। मगर मनुवादियों को, गरीब वंचित शोषित समाज को अधिकार देना नागवार गुजरा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मंत्री और राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आलोक मेहता ने स्वर्ण को अंग्रेजों का दलाल बताया था। उसके बाद बीजेपी ने राजद पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि राजद फिर से भूरा बाल साफ करो की नीति पर लौट आया है। वही नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के गोद पर जाकर के गिर गए हैं। जब बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सत्ता में आते ही राजद भूरा बाल साफ करो के लालू मंत्र पर खुल करके काम करने लगा है। जब सरकार के इस मंत्री ने रामचरितमानस की निंदा की और फिर दूसरे मंत्री ने पूरे स्वर्ण समाज को अंग्रेजों का दलाल बता दिया। जब दोनों मंत्री राजद के एजेंडे पर काम करके समाज को अगले पिछड़े में बांटने की साजिश रच रहे हैं। राजद ने साफ कर दिया है कि वे कभी भी माई से बाहर आकर के A to Z की पार्टी नहीं बन सकती है। यह सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में बाबू कुंवर सिंह से लेकर के जयप्रकाश नारायण तक स्वर्ण समाज की अनेक विभूतियों ने संघर्ष किया है, जेल गए और नए भारत के निर्माण में योगदान दिया, जहाँ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन राजद के मंत्री स्वर्णों को अंग्रेजों का दलाल बता रहे हैं। जहाँ सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वर्ण समाज के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया था तब भी राजद ने इसका खुल करके विरोध किया था। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद की साजिश कभी भी सफल नहीं होगी। यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने आज मंडल और कमंडल दोनों ही पूरी तरीके से एकजुटता के साथ है। बीजेपी उन ताकतों से लड़ रही है जो देश की अखंडता और फिर समाज की एकता पर आघात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजद खुद अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की कुटिल नीति की गुलाम है। उसके नापाक मंशा को भाजपा कभी भी सफल नहीं होने देगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने 100 से ज्यादा दुकानों पर शनिवार को बुलडोजर चला दिया। जहां नगर निगम के अधिकारियों की देखरेख में 116 दुकानों को जेसीबी से ढा दिया गया। जहां शहर के इमली चट्टी स्टेशन रोड से लेकर के धर्मशाला चौक तक कार्रवाई की गई। निगम के अफसरों के नेतृत्व में 4 जेसीबी, आधा दर्जन ट्रैक्टर और फिर अन्य संसाधनों के साथ विशेष टीम निकली। जहाँ इमली चट्टी चौक से दुकानों को तोड़ने की शुरुआत हुई। जहाँ करीब 4 घंटे में स्टेशन रोड से लेकर के धर्मशाला चौक तक सभी दुकानों को तोड़ दिया गया। विरोध या फिर अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात था। दोस्तों, बात करते हैं कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी का लोभी बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब सारी गलती सुनेंगे, वे अब अपनी हर बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे। सीएम नीतीश कुमार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वह है सीएम की कुर्सी पर बने रहना। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार को कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हैं। गोपालगंज में आज अपनी पद यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो रास्ता चुना है उसमें वे बेबस पूरी तरीके से असह्य हो चुकी हैं। सीएम नीतीश कुमार मजबूत हैं, ऐसा कहना बिल्कुल भी बेईमानी होगी। अब सीएम नीतीश कुमार के दिमाग में बिहार का विकास करने से जुड़ी हुई कोई बात रह नहीं गई है। यह प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब सीएम नीतीश कुमार की पहली बड़ी प्राथमिकता ये रह गई है कि वे किस तरह से सीएम की कुर्सी पर बने रहें। अब उन्हें कोई कितनी भी गाली दे, उनका मजाक उड़ाएं, इन बातों का सीएम नीतीश कुमार का कोई लेना देना नहीं रह गया है। वे सिर्फ सीएम की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि मिशन 60 के तहत बिहार के सभी सदर अस्पतालों के हालात बदल रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है कि जो तेजस्वी यादव के दावों की पोल खोल देती है। जब कभी ठेले पर मरीजों का उपचार किया जाता है, कभी ठेले पर लाद करके सब को ले जाने के लिए लोग मजबूर रहते हैं। ताज़ा मामला में बिहार के जमुई से ऐसे ही तस्वीर निकल करके सामने आई है। जी हाँ, बिहार के जमुई सदर अस्पताल में सब को लेकर के जाने के लिए भी मृतक के परिवार वालों को एम्बुलेंस नहीं मिलता। दरअसल जमुई जिला के उजिंडी गांव के राजो मांझी को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर ही वृद्ध को एक युवक इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जाता है। जब सदर अस्पताल पहुंचने पर भी डॉक्टर बुजुर्ग को अस्पताल में लेकर के जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। बुजुर्ग ठेले पर ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ बड़ी बात ये भी देखने को मिली है कि बार बार एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 नंबर पर बुजुर्ग के परिवार वाले कॉल करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें नंबर बिजी ही मिला। मजबूर होकर के बुजुर्ग को परिवार वाले खुद अपने ठेले पर इलाज के लिए रविवार की सुबह सदर अस्पताल पहुंचाए थे। अस्पताल पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों द्वारा बुजुर्ग का चेकअप ठेले पर ही किया गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब यहां स्वास्थ्य महकमे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। वैसे तो सदर अस्पताल जमुई को 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं, लेकिन चिकित्सकों द्वारा मृत बुजुर्गों का शव ले जाने के लिए उसके परिवार वालों को एम्बुलेंस नहीं दिया गया। नतीजतन शव को परिवार वाले ठेले पर ही लेकर के लौट आए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजद और जदयू के नेताओं के बयानों पर मचे घमासान के बीच बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी जेडीयू पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में राजद जदयू जातीय विद्वेष और फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रच रही है। दोनों पार्टियों की साजिश अगड़े पिछड़ों की भावनाओं को उभार करके भाईचारे के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है और वोटों के ध्रुवीकरण और फिर तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कोई सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। यह सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के माहौल को विषाक्त करके वोट की फसल काटने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि फिर चाहे वो राजद कोटे से मंत्री आलोक मेहता का जातीय विद्वेष से भरा हुआ बयान हो या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर दिया गया विवादित बयान और जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी का शहरों को करबला बना देने वाला भड़काऊ बयान, ये सभी बयान बिहार के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के भारत में डर लगता है और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयानों को भी आड़े हाथों लिया है और इसे विध्वंसक समाज तोरक नफरती बताया है। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार को जहरीली बनाने की साजिश का हिस्सा करार दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जहाँ सिवान जिले में पिछले 24 घंटे में संदिग्ध परिस्थिति में 5 की मौत हो गई, जहाँ वही 10 से ज़्यादा लोगों की हालात गंभीर है। जहाँ सभी को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। जहाँ इस घटना से सिवान में हरकंप मचा हुआ है। ये घटना सिवान जिले के नवीगंज इलाके की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच करके मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सारे मामले जिले के लकड़ी नवीगंज ओपी थाना क्षेत्र के बाला और फिर भोपतपुर गांव के हैं। रविवार शाम को अचानक एक एक करके मरीज सदर अस्पताल आने लगे। देर शाम अस्पताल पहुंचते वक्त एक व्यक्ति की जान चली गई। रात में 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद सुबह 2 लोगों की और जान चली गई। जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की हालात गंभीर है। सीवान में 2 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी 12 लोगों को पटना रेफर कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान विवादों में घिरी हुई है। इस बीच शनिवार और फिर रविवार की दरमियान रात शाहरुख खान ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को फोन किया। बॉलीवुड में डॉन के रूप में पहचान रखने वाले शाहरुख खान ने भाजपा नेता और फिर असम के सीएम को यानी कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को अपनी पहचान बताई। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को फिल्म पठान के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर के किए गए सवाल पर कहा था कि शाहरुख खान कौन है, मैं नहीं जानता। इसके बाद शनिवार रविवार
कि दरमियान रात 2 बजे हेमंत बिस्वा शर्मा को शाहरुख खान ने फोन किया। हेमंत बिस्वा शर्मा और फिर शाहरुख खान के बीच फिल्म पठान के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने शाहरुख खान को विरोध करने को लेकर के आश्वासन दिया है। जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने मुझे फ़ोन किया, जहाँ हमने आज सुबह 2 बजे बात की। जहाँ उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई इस घटना पर चिंता जताई है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। दोस्तों, बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का बिहार में गहरा नाता रहा है। जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का केवल सियासी ही नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों के कारण भी बिहार आना जाना रहा। सुभाष चंद्र बोस पहली बार बिहार कब और फिर कहां आए, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक उनकी पहली बिहार यात्रा 1919 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिरी बार भारत में गोमो स्टेशन पर दिखे थे, जो वर्तमान झारखंड और फिर तत्कालीन बिहार का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। जब बिहार से नेताजी को जितना लगाव था उतना ही बिहार में उनका क्रेज था। उन्होंने 1919 से 1941 तक नेताजी ने बिहार के कई शहरों का दौरा किया, जहाँ उनकी सभाओं में किसान, छात्र, मजदूर, आम लोग खींचे चले आते थे। महिलाएं और फिर स्कूली लड़कियां भी उन्हें सुनने खूब आती थी। अंग्रेज सरकार सुभाष चंद्र बोस से इतनी घबराती थी कि उनकी एक एक सभा की पूरी जानकारी रखी जाती थी। जहाँ उनकी सभा में सादे वेश में पुलिस के जवान तैनात होते थे, जहाँ स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती थी और उनकी विस्तार से रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती थी। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार कांग्रेस नेता के तौर पर 28 अगस्त 1919 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की ओर से आयोजित बैठक को संबोधित किया था। इस सभा में 4000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हुई थी। हाथी पर चढ़ करके सभा स्थल पर पहुंचे सुभाष चंद्र बोस के लिए उस वक्त करीब 2 मील तक पूरे रास्ते को झंडा और फिर बैनर से पाठ दिया गया था। इस सभा में नेताजी ने क्रांति की हुंकार भरी थी। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। इसे जल्द सभी जगहों पर शुरू करने का निर्देश उन्होंने पदाधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को समाधान यात्रा के दौरान नवादा जिले के बुधौल में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में दीदी की रसोई का उद्घाटन करने के बाद यह निर्देश दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना का काम बहुत तेजी से हो रहा है। जहाँ इसी साल कुछ ही महीने में ये कार्य पूरा हो जाएगा। जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा और यहाँ के हर घर में गंगा जल पहुँचाया जाएगा। जहाँ उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। इसके आगे क्या करना है, इसके लिए नवादा आए हैं। यहाँ के गाँव को देखा जा रहा है, विकास कितना हुआ है, यही सब देखने के लिए हम घूम रहे हैं। आगे भी यहाँ आएंगे। सदर अस्पताल की भगवानपुर पंचायत के कबीरपुर गाँव में विकास योजना का जायजा लेने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग सभी जिलों में जाकर के एक एक चीज़ को देख रहे हैं। ये देखना जरूरी है कि कहां पर कितना काम हुआ है। जब कहीं जाने पर ये पता चलता है कि वहां पर काम नहीं हो पा रहा है तो फिर उसी समय हम डीएम को इसे देखने के लिए कह देते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले ही इसकी शुरुआत करवाई थी, या अभी 2-3 जगह ही इसका कार्य बचा हुआ है, जिसकी बराबर समीक्षा की जा रही है। जल्द ही वहां काम पूरा हो जाएगा। नवादा में पटना की तरह अच्छे पार्क के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द यहां पर काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि देश भर के 188 शहरों में टॉप 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर शामिल हैं। जब बेगूसराय पहले स्थान पर है तो फिर दिल्ली 5वें नंबर पर है, जहाँ वहीं पटना का स्थान 26वां है। बिहार के 22 शहरों की हवा बहुत खराब है। बहुत खराब यानी कि खतरनाक श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक कल बेगूसराय का सूचकांक 463 रहा। देश भर में सबसे अधिक यहाँ की हवा प्रदूषित पाई गई। सूचकांक के मुताबिक बेगूसराय की हवा खतरनाक श्रेणी में मानी गई है। जब वहीं दिल्ली का सूचकांक 405 रहा, जबकि पटना की हवा देश भर में 25 शहरों से बेहतर है। जब पटना का सूचकांक 342 रहा, जब पिछले 3 महीनों से बिहार के करीब 22 शहरों की हवा लगातार प्रदूषित है। इन 3 महीनों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। नए साल में अभी 22 दिन ही हुए हैं और प्रत्येक दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का
मानना है कि फरवरी से शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि तब तक ठंड का मौसम कमजोर पड़ेगा और तापमान में वृद्धि होने से परिवेशीय वायु में धूलिकण की मात्रा कम हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि हौसला हो तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं होता है। अपने हौसलों से मंजिल पाने वाले लोग दूसरों के लिए भी नज़ीर बन जाते हैं। जहाँ ऐसे ही नज़र पूर्णिया जिले के बनमखी प्रखंड के अंतर्गत पुरनदहा की रहने वाली रूपम कुमारी पेश कर रही है। बचपन से रूपम के दोनों हाथ नहीं हैं, जहाँ इसके बावजूद रूपम ने हार नहीं मानी और पैर से लिखना शुरू कर दिया। जहाँ रूपम भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय यानी कि BNMU से PhD कर रहे हैं। जहाँ उन्होंने शनिवार को मधेपुरा में स्थित ठाकुर प्रसाद कॉलेज यानी कि TP कॉलेज में PhD 2020 के कोर्स वर्क की परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान केंद्र के बाहर रूपम के प्रति सुरेंद्र प्रसाद शर्मा एवं 1 साल की बेटी प्रिया थी। यह केंद्र के अंदर जब रूपम ने पैर से पेपर लिखना शुरू किया तो फिर हॉल में मौजूद परीक्षार्थी कुछ देर के लिए उसे देखते रह गए। यह सभी ने रूपम के हौसले को सलाम किया और हौसला अफजाई की। यह अध्यापक भी महिला के हौसले की सराहना की है। रूपम कुमारी ने साल 2009 में दुर्गा उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। फिर पूर्णिया में स्थित महिला कॉलेज में इंटर में दाखिला लिया था। यहीं से ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, बात करते हैं कि नवादा समाधान यात्रा पर रविवार को नवादा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में हमें काम करने का मौका मिला। केंद्र ने महिलाओं को 1/3 तो हमने 5 पंचायत और फिर नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया है। उन्हें और मजबूत करने के लिए शराबबंदी को लागू किया है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। हालांकि तब साथ में रहने वाला इसका समर्थन करते थे। अब हम अलग हो गए हैं तो फिर कुछ काबिल विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम विरोधियों के सामने झुकेंगे नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कहना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ काबिल कहते हैं कि दारू ठीक चीज है, पिएंगे। जब पहले मेरी तारीफ करते थे, आजकल मेरे खिलाफ बोलते भी रहते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे खिलाफ खूब बोलो। शराबबंदी महिलाओं की ओर और सबकी इच्छा लागू हुई है। जब CM नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा की ऑडिटोरियम में जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को रखते हुए कहा कि शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। शराब आदमी से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की इच्छा पर शराबबंदी पूरी बिहार में लागू कराई गई है। साल 2015 में जब वे पटना में जीविका दीदियों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे, तब जीविका की दीदियों ने खड़ी होकर के कहा कि शराब बड़ी खराब चीज है, शराबबंदी लागू करिए। इसके बाद साल 2016 में जब उनकी नई सरकार बनी तो फिर शराबबंदी को लागू करवाया गया। इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों, बात करते हैं कि टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। जहां विभाग को कहीं से भी थोड़ी सी भी सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब राजधानी पटना के 3 ज्वेलर्स के 7 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने पटना में बोरिंग रोड चौराहा स्थित सेविका ज्वेलर्स, आसियाना रोड के समीप जगदेव पथ में स्थित राधा कृष्ण ज्वेलर्स तथा बाकरगंज मान्यता ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर देर शाम रेड किया, यानी कि छापेमारी की। 1 दर्जन से अधिक टीमों ने मान्य ज्वेलर्स के गायत्री ज्वेलर्स दुकान समेत होलसेल और फिर रिटेल शॉप के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बताया जाता है कि आयकर के अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई में करीब 13 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ी है, जिसमें अब तीनों ज्वेलर्स के तरफ से 4 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करने की सहमति दे दी है। जब बाद में असेसमेंट के बाद जुर्माना लेकर के बाकी का टैक्स जमा कराने की भी बात सामने आई है। इधर आयकर विभाग की ओर से रेड में फिलहाल सभी कागजातों की जांच अभी चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बरामद कागजातों की जांच के बाद टैक्स का अंतर और बढ़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि इलाज कराने के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बारे में फैलाई गई खबर पर भारी नाराजगी जताई है। उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा बीजेपी के संपर्क में है। हमारी पार्टी जदयू कमज़ोर हो रही है और मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ही अफवाह फैलाई गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं दिल्ली में अपना इलाज करा रहा था और बिहार में मेरा पोस्टमार्टम किया जा रहा था। मैं दिल्ली में अस्पताल में भर्ती था और बीजेपी के कुछ नेता मुझसे मिलने आ गए तो फिर जुल्म हो गया, बात का बतंगर बना दिया गया। मेरी पार्टी जदयू में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा बीजेपी के करीब है, बीजेपी के संपर्क में है।
दोस्तों बात करते हैं कि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का स्वाभिमान दिवस के रूप में आज पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित होना होगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, संजय कुमार झा, अशोक चौधरी, लेसी सिंह और सुमित सिंह, आरा की पूर्व सांसद मीना सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इस समारोह में राज्य भर से करीब 50,000 लोगों में के शामिल होने की संभावना है। इसके रहने और फिर खाने के लिए करीब 27 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। ये जानकारी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोजन समिति के अध्यक्ष और फिर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष विधान पार्षद संजय सिंह ने दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। यह खबर के अनुसार बिहार में अगर किसी किसान का खरीफ फसल किसी आपदा के कारण खराब हो जाता है तो फिर उस किसान को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। इसलिए किसान जरूर आदेश करें। आपको बता दूं कि किसी आपदा की वजह से 20% तक का नुकसान होता है तो फिर आवेदक को 7500 प्रति हेक्टेयर धनराशि मिलेगी, जबकि आपदा के कारण 20% से अधिक नुकसान होने पर किसान को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की धनराशि मिलेगी। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो आवेदन करने के लिए किसानों के पास जमीन की रसीद, पहचान पत्र, आवेदक का फोटो, बैंक खाता का विवरण, आधार संख्या और फिर मोबाइल नंबर आदि होना जरूरी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।